Okay, so today we are going to start our fourth chapter of chemistry, that is structure of atom. Okay, so this is our fourth chapter that we have already started, but again we'll revise a little and then we can start. Okay, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसमें हमको क्या देखना है? इसमें हमने ये तो देख लिया था कि हमारे पास एक एटम होता है जो हमारे मैटर का जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है मैटर का, उसको हम बोलते हैं एटम। ये तो हमने पढ़ लिया था। अभी हम ये चैप्टर में क्या देखने वाले हैं? इस चैप्टर में हम ये देखने वाले हैं कि एटम का स्ट्रक्चर बेसिकली होता कैसा है, ये दिखता कैसा है, इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज है, किन किन लोगों ने इसको कैसे कैसे डिस्क्राइब किया, ये सब अभी हम डिटेल में देखने वाले हैं। ओके, so, in chapter 3, we have learned that atoms and molecules are the fundamental building blocks of matter. हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जो हमारा कोई भी मैटर होता है उसके फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी कि मैटर जिससे बना होता है, जैसे अपने पास चेयर है, अपने पास कंप्यूटर है, ये सब मैटर है अपना। तो ये बना किससे होता है? ये छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। तो उसका सबसे छोटा पार्टिकल जो एकदम सबसे छोटा है, जैसे कि हमारी बॉडी बनी है सेल्स से, वैसे हर एक मैटर बना होता है एटम से। एटम्स, एक तरह के एटम्स मिलकर बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो सबसे छोटा होता है एटम। ओके, सो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि एटम होता कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहला जो 4.1 है अपना, उसमें हम देखेंगे चार्ज पार्टिकल इन मैटर। तो सबसे पहले थर्ड चैप्टर में क्या देखा था, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। थर्ड चैप्टर में जो डाल्टन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि एटम स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, ये इनडिविजिबल होता है। कैसा होता है ये होता है इनडिविजिबल, मतलब इसका और कोई भी छोटा पार्ट आप नहीं कर सकते हो, इसके टुकड़े आप नहीं कर सकते हो। तो एटम इज इनडिविजिबल। ओके, सो ये हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था। इनडिविजिबल का मतलब इसके कोई पार्ट्स नहीं हो सकते, ये पूरा एक ही चीज है। ओके, सो ये उन्होंने हमको पढ़ाया था। तो इतना तो हमको पता है कि ये इनडिविजिबल है। तो अभी आगे साइंटिस्ट ने उसको कैसे देखा, कैसे स्टडी किया, उसके ऊपर कौन से एक्सपेरिमेंट्स किए, ये सब अभी हम देखने वाले हैं इसमें। ओके, पार्टिकल्स के अंदर एटम्स कैसे होते हैं, कैसे अरेंज किया जाता है मैटर के अंदर पार्टिकल्स को, फिर साइंटिस्ट ने कैसे कैसे उसको स्टडी किया, साइंटिस्ट को क्या न्यू चीजें उसके अंदर देखने मिली, और उसके स्टडी से उन्होंने क्या कंक्लूजन किया, उनका कैसा स्ट्रक्चर बनाया और उनकी कैसे प्रॉपर्टीज बताई, ये सब अभी हम आगे हर एक पार्ट में देखने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट इज चार्ज पार्टिकल इन मैटर। तो क्या हुआ, कुछ तो भी एक्टिविटीज की साइंटिस्ट ने, कुछ तो भी चीजें नोटिस की। जैसे हमको पता होता है कि अगर हम रब करते हैं हमारे कॉम्ब को और उसको पेपर के पीसेस के पास लेके जाते हैं, तो व्हाट वी नो दैट इट गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर। क्यों अट्रैक्ट होता है? बिकॉज उसके अंदर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है। ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कभी होती है? इलेक्ट्रिसिटी तभी आती है जब कहीं पर चार्ज हो। इसका मतलब ये दोनों बॉडीज जो है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं रबिंग के बाद, यानी कि इसके अंदर चार्ज है। बॉडीज है मतलब मैटर है, मैटर बने होते हैं एटम से। तो इससे उन्होंने ये भी कंक्लूजन निकाला कि अगर कोई बॉडी चार्ज हो सकती है तभी वो अट्रैक्ट कर सकती है चीजों को, और बॉडी बनी होती है एटम से, तो इसका मतलब एटम के अंदर भी कोई ना कोई चार्ज जरूर होगा। तो इससे उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला? इससे उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि एटम्स जो होते हैं वो एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट होते हैं। कैसे ऑब्जेक्ट होते हैं? चार्ज ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, अभी उनको क्वेश्चन आया कि ये चार्ज आता कहाँ से है, ये चार्ज होता कैसा है। देयर वर मेनी ऑफ दिस प्रॉब्लम्स। ओके, तो फिर उन्होंने, बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया। तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के एक्सपेरिमेंट करने के बाद, जो हमारे साइंटिस्ट थे जे जे थॉमसन, कौन थे हमारे साइंटिस्ट? जे जे थॉमसन, यू कैन सी हियर इट इज रिटन। ओके, तो जे जे थॉमसन जो थे उन्होंने इन्वेंशन किया कि जो एटम होता है उसके अंदर एक छोटा सा निग्लिजिबल मास का पार्टिकल होता है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये होता है नेगेटिव चार्ज वाला, मतलब नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो ये किसने निकाला था? ये निकाला था जेजे थॉमसन ने। तो जेजे थॉमसन ने 1900 में ये बताया कि एटम जो है वो इतना भी सिंपल नहीं होता है, उसके अंदर भी पार्टिकल्स होता है। ऐसा नहीं कि एटम में तो कंप्लीट, जैसे अपना सेल होता है बॉडी का, सेल के अंदर भी होता है ना पार्टिकल्स, न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स। ऐसे एटम ऐसा नहीं कि सबसे छोटी चीज है, उससे अंदर भी उसकी छोटी छोटी चीजें होती है, उसके अंदर भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। और उसमें से एक सब एटॉमिक पार्टिकल था इलेक्ट्रॉन, जो कि आइडेंटिफाई किया था जेजे थॉमसन ने। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई करने के पहले ई गोल्डस्टेन नाम की एक साइंटिस्ट थे। कौन से साइंटिस्ट थे? ई गोल्डस्टेन। ये जो ई गोल्डस्टेन नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या इन्वेंशन किया था इलेक्ट्रॉन के पहले भी? इन्होंने इलेक्ट्रॉन के पहले 1886 में ये डिस्कवर किया था कि उसके जो एटम होता है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। कि कौन सा होता है? पॉजिटिव होता है। जेजे थॉमसन ने बताया नहीं, नेगेटिव होता है। तो फिर उन्होंने मिलके दोनों ने कंक्लूजन निकाला कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है, और जो दो पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल अमाउंट में होने की वजह से दोनों मिलके एटम को न्यूट्रल बना देते हैं।
पर जब हम रबिंग या ऐसी कुछ चीजें करते हैं तो वो क्या होता है, रबिंग और ऐसी सब चीजें करने की वजह से उसके अंदर का जो चार्ज है वो चेंज हो जाता है, बढ़ जाता है कोई चार्ज, और कोई चार्ज कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो फिर से इलेक्ट्रिकली एक्टिव हो जाते हैं और वो चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके। तो इसका मतलब ये है कि जे थॉमसन ने बताया कि एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है प्रोटॉन, गोल्डस्टेन ने बताया एक होता है, सॉरी, जे थॉमसन ने बताया इलेक्ट्रॉन होता है जो कि नेगेटिव होता है, और गोल्डस्टेन ने बताया प्रोटॉन होता है जो कि पॉजिटिव होता है। तो गोल्डस्टेन ने एक्सपेरिमेंट कैसे किया? तो गोल्डस्टेन ने क्या किया, गोल्डस्टेन ने एक रेडिएशन वाला एक्सपेरिमेंट किया था, जिसको बोलते हैं अपन न्यू रेडिएशंस ऑफ गैस डिस्चार्ज नाम का एक्सपेरिमेंट किया था। और उसमें उन्होंने ये बताया था कि जो उसके अंदर से डिस्चार्ज होते हैं, उसके अंदर से जो रेडिएशन निकलते हैं जब गैस डिस्चार्ज का एक्सपेरिमेंट करते हैं अपन कैंडल रेस को यूज करके, तो उसके अंदर से जो रेडिएशन निकले थे वो पॉजिटिव चार्ज रेडिएशन थे, जिसके मतलब वो रेडिएशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज थी। कैसे समझता है पॉजिटिव चार्ज है? अगर वो नेगेटिव वाली कोई चीज को अट्रैक्ट कर रहा है तो समझ लेने का पॉजिटिव चार्ज है। तो वो कुछ टेस्ट से उन्होंने ये निकाला कि रेडिएशंस पॉजिटिवली चार्ज थे तो एटम्स ऑफ कोर्स पॉजिटिव हो गए। तो गोल्डस्टेन इन्वेंटेड इन इट डिस्कवर्ड इन 1886 दैट द प्रोटॉन्स आर द पॉजिटिवली चार्ज सबएटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ द एटम। ओके। तो ये आपको याद रखना है कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था और गोल्डस्टेन ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया था, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। ओके। फिर उन्होंने मिलके ये किया, ये कंक्लूजन निकाला कि यहाँ पे जो होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं, यानी कि जितना पॉजिटिव है उतना ही हमारे पास नेगेटिव भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव ज्यादा नेगेटिव कम, नहीं, दिस बोथ चार्जेस आर इक्वल, पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है बट साइन अपोजिट है। तो मैग्नीट्यूड इक्वल और साइन अपोजिट, इसकी वजह से क्या होता है कि वो दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं और एटम लास्ट में बन जाता है न्यूट्रल। क्या एटम बन जाता है? एटम बन जाता है न्यूट्रल। तो एटम न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि उसके अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से वो न्यूट्रल होता है। पर जब हम रबिंग की कुछ प्रोसेस करते हैं ना, तो रबिंग की या कुछ हीटिंग की प्रोसेस की वजह से क्या होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और ट्रांसफर होते हैं, तो जिसकी वजह से उसके अंदर नेगेटिव चार्ज प्रोटॉन तो ट्रांसफर हो नहीं सकते क्योंकि वो तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं तो उसकी वजह से नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट नहीं हो पाता है। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से होता यह है कि उसके अंदर वो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है और फिर वो इलेक्ट्रिकली एक्टिव हो जाता है। ओके। सो ऐसे उन्होंने किया कि नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, दोनों इक्वल है, उसकी वजह से एटम जो है वो लास्ट में न्यूट्रल हो जाता है। समझिए ये चीज, इसमें कोई भी डाउट आपको? ओके। द मास, ये वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चार्ज दोनों का इक्वल है, ये याद रखना। इलेक्ट्रॉन का चार्ज इज इक्वल टू प्रोटॉन का चार्ज, ये बात हमेशा याद रखनी है। चार्ज दोनों का सेम, ऐसा नहीं कि नेगेटिव ज्यादा पॉजिटिव कम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज इज इक्वल टू प्रोटॉन का चार्ज। ओके। अभी हम बात करेंगे नीचे मास की, ठीक है? किसकी बात करेंगे? मास की। तो मास में मतलब वजन, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, ईएम लिखती हूँ मैं इसको, ठीक है? इलेक्ट्रॉन का मास इज लेस देन प्रोटॉन का मास, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत हल्का है प्रोटॉन से, प्रोटॉन थोड़ा सा भारी है वजन में। तो कितना हल्का है और कितना भारी है? तो जो इलेक्ट्रॉन है हमारा वो अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स है। कितना है? 2000 टाइम्स लाइटर। यानी कि अगर प्रोटॉन का वेट अगर 2000 है तो इलेक्ट्रॉन का 1 है। कितना है इलेक्ट्रॉन का? 1। ये मैंने बस कंपैरिजन बताया है, मतलब 2000 टाइम्स है। ओके। 2000 टाइम्स जो होता है इलेक्ट्रॉन का मास वो होता है प्रोटॉन का मास। तो प्रोटॉन का मास इज इक्वल टू 2000 टाइम्स इलेक्ट्रॉन का मास। समझे आपको? मतलब इलेक्ट्रॉन के मास से 2000 गुना ज्यादा मास होता है प्रोटॉन का। ठीक है। सो पीएम इक्वल टू 2000 टाइम्स ईएम, ये हमारा रिलेशन है। तो आपको ये याद रखना है दैट प्रोटॉन्स का मास इज 2000 टाइम्स इलेक्ट्रॉन का मास, यानी कि प्रोटॉन भारी होता है वजन में, इलेक्ट्रॉन बहुत ही हल्का होता है। ठीक है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और ये 2000 टाइम्स है प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास के कंपैरिजन में। तो अपन क्या करते हैं, अपन बेसिकली कंसिडर करते हैं प्रोटॉन के मास को 1 यूनिट। प्रोटॉन के मास को अपन कितना कंसिडर करते हैं? 1 यूनिट कंसिडर करते हैं। अगर आप प्रोटॉन के मास को 1 यूनिट कंसिडर करो तो इलेक्ट्रॉन का कितना होगा? इलेक्ट्रॉन का होगा 1/2000, जो कि बहुत ही निग्लिजिबल होता है। तो हम क्या करते हैं फिर, हम इलेक्ट्रॉन का मास कुछ कंसिडर ही नहीं करते, उसको हम बोल देते दैट इलेक्ट्रॉन हैज वेरी निग्लिजिबल मास एज कम्पेयर टू प्रोटॉन। तो अगर ये 1 यूनिट है तो इट वुड बी निग्लिजिबल। ओके। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है -1, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है +1, ये याद रखना है। कभी भी अगर आप कुछ लिखो तो फिर अगर आपको पूछे व्हाट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तो बोलने का -1,
और चार्ज ऑन प्रोटॉन इज +1। ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है। इसमें कोई भी डाउट है? टेल मी। इट सीम्ड highly likely that an atom was composed of protons and electrons। तो इसके बाद ये एक्सपेरिमेंट, गोल्डस्टीन और जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट के बाद ये पता चला कि जो एटम होता है उसके अंदर प्रोटॉन भी होते हैं और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बना होता है ये। ओके, पता नहीं है कैसे है, कहाँ है, कब है, सिर्फ इतना पता है एक एटम है जिसके अंदर प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज है। ओके, सो ऐसे हमने कंक्लूजन निकाला कि एटम के अंदर तो पार्टिकल्स होते हैं और उन दोनों के चार्ज एक दूसरे से बैलेंस हो जाने की वजह से एटम जो है वो न्यूट्रल बन जाता है। ओके, ये भी उनको पता चला कि एटम जो प्रोटॉन्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, वो इंटीरियर पार्ट ऑफ एटम में प्रेजेंट है। एटम के अंदर के पार्ट में हमेशा प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्यों अंदर के? बिकॉज ये जो है ये एकदम थिक है, तो उनका ऐसा वजन ज्यादा है उसका, तो उनका ऐसा कहना है कि जिसका वजन ज्यादा है वो सरफेस पे नहीं रह सकता है। सो उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द एटम। वही इलेक्ट्रॉन्स बहुत लाइटर होते हैं, तो उन्होंने ऐसा कंक्लूजन निकाला कि प्रोटॉन्स जो है वो लास्ट ये वाले पार्ट में है, अंदर वाले। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके सरकमफेरेंस के ऊपर, उसके पील के ऊपर। यानी कि ये जो एटम का बाहर का लेयर होता है, आई विल शो यू बाय द रेड कलर। इलेक्ट्रॉन्स को मैं रेड कलर से बताती हूँ और प्रोटॉन्स को मैं पिंक कलर से बताती हूँ। ठीक है, तो अगर ये मेरा एक एटम है, आपको दिख रहा होगा पिंक कलर का, तो उसके अंदर जो, जस्ट सेकेंड, उसके अंदर जो मैं बता रही हूँ पिंक कलर से बॉल्स, वो सब है प्रोटॉन्स। ओके, मतलब उनका ऐसा कहना है कि प्रोटॉन्स जो है वो अंदर की तरफ है। और जो मैं बता रही हूँ नेक्स्ट रेड कलर से, सॉरी ऑरेंज कलर से, तो वो क्या हो जाएगा, सॉरी ये, जस्ट सेकेंड। ओके, तो अभी मैं जो बता रही हूँ नेक्स्ट आपको ऑरेंज कलर से, वो हो गए इलेक्ट्रॉन्स। ओके, जस्ट सेकेंड। देखो ये, तो उन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंट निकाला था कि जो सरकमफेरेंस है, जो पील है, उसके ऊपर जो रहेंगे वो सब रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स और उसके नीचे जो रहेंगे वो सब रहेंगे प्रोटॉन्स। ओके, तो उन्होंने ऐसा कंक्लूजन निकाला था कि यहाँ पे पील के ऊपर जितने भी प्रेजेंट है वो सब कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जो अंदर की तरफ प्रेजेंट है वो कौन होंगे? प्रोटॉन्स। तो ऐसे इसके अंदर भी हो सकता है, मतलब उन्होंने बोला कि सरकमफेरेंस के आसपास जो होते हैं। ठीक है, तो सरकमफेरेंस के आसपास जितने भी आपको दिखते हैं वो सब हो गए इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा उनका मानना है। और जो अंदर की तरफ दिखते हैं वो हो गए प्रोटॉन्स। ये उनका जस्ट स्टडी था, ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये एकदम सच स्टडी किया था, ना, इट इज रॉन्ग। बट उन्होंने तब ये एक्सपेरिमेंट किया था, तो हमको ये पढ़ना है क्योंकि उन्होंने ये इन्वेंशन किया था वहां पे। ओके, सो वी हैव टू लर्न दिस। बट उन्होंने क्या बताया, ये बताया वो सच नहीं है। सच आगे के दूसरे सारे लॉ आएंगे, दूसरे सारे साइंटिस्ट के जो एक्सपेरिमेंट्स आएंगे उसमें आपको पता चलेगा कि विच वन इज एग्जैक्टली ट्रू। 100% ट्रू कोई भी नहीं है, बट वी विल नो दैट हु इज नियरेस्ट टू ट्रूथ। ओके, तो इन्होंने ऐसा बताया था कि प्रोटॉन्स जो है वो इंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एकदम बाहर के पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को आराम से निकाला जा सकता है, प्रोटॉन्स को निकाला नहीं जा सकता। ऐसा उन्होंने कंक्लूजन क्यों लिया? ऐसा कंक्लूजन उन्होंने इसलिए लिया क्योंकि जो हम कभी भी कोई एक्टिविटी करते हैं, जैसे रबिंग करते हैं, चार्ज करते हैं, गिराते हैं, इस चीज को उठाते हैं, तो हमेशा बॉडी जो है वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर करती है या नेगेटिव चार्ज लूज करती है, पॉजिटिव का कुछ सीन ही नहीं आता है। तो उन्होंने ऐसा अज्यूम किया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर की तरफ हो गए, तो कुछ भी एक्टिविटी करने के वजह से इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा होते हो गए, इसलिए नेगेटिव चार्ज कम ज्यादा होता है और एटम जो है वो इलेक्ट्रिकल चार्ज बन जाता है। प्रोटॉन्स अंदर की तरफ है तो वो बाहर नहीं निकल सकते। तो बस उन्होंने यही कंक्लूजन लिया कि इलेक्ट्रॉन्स इसलिए बाहर निकल सकते हैं क्योंकि वो बाहर की तरफ प्रेजेंट है, इसलिए वो आराम से बाहर निकलते हैं, या फिर अंदर ऐड हो सकते हैं। पर जो प्रोटॉन्स है वो अंदर है, सो दे कैन बी एडेड। ओके, अभी नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना स्ट्रक्चर दिया, तो हम सबसे पहला जो स्ट्रक्चर दिया था वो दिया था हमको जेजे थॉमसन ने। ठीक है, जेजे थॉमसन वाज द फर्स्ट वन टू प्रपोज द मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सबसे पहले इसने दिया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके, तो थॉमसन का मॉडल क्या था? थॉमसन के मॉडल का जो नाम था वो था प्लम पुडिंग मॉडल, या तो उसको हम बोल सकते हैं क्रिसमस पुडिंग। पुडिंग मतलब क्या होता है? हमारी जो स्वीट होती है वो। तो थॉमसन ने किसके साथ कंपेयर किया था एटम को? उसने एटम को कंपेयर किया था पुडिंग के साथ। पुडिंग का मतलब आपको अगर इजी भाषा में बताओ तो पुडिंग छोड़ दो साइड में। उन्होंने कंसिडर किया था कि एटम किसके जैसा होगा? एटम होगा एक वाटरमेलन के जैसा। वाटरमेलन के जैसा का मतलब क्या है? वाटरमेलन का जो रेड पार्ट होता है हमको पता है, राइट? वाटरमेलन का रेड पार्ट होता है,
तो उन्होंने ऐसा कंसिडर किया था कि वाटरमेलन का जो रेड पार्ट होता है ना, वो पूरे होते हैं प्रोटॉन्स। कौन होते हैं वो होते हैं पूरे प्रोटॉन्स। और जो उसके अंदर सीड्स होते हैं ब्लैक ब्लैक कलर के, वो कौन होते हैं? वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो उनका ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ था वहां पे। क्या एक्सपेरिमेंट था उनका? उनका ये एक्सपेरिमेंट था कि अगर ये वाटरमेलन है तो इसके अंदर जो छोटे छोटे सीड्स होते हैं, राइट, हमारे जो छोटे छोटे सीड्स होते हैं इसके अंदर, वो सब होते हैं इलेक्ट्रॉन। और बाकी की जितनी भी जगह है जो पूरी रेड होती है वाटरमेलन के अंदर, वो सब होते हैं प्रोटॉन, यानी कि वो सब होते हैं पॉजिटिव चार्ज। और सिर्फ ये जो ब्लू कलर के छोटे छोटे हैं, वो सब होते हैं नेगेटिव चार्ज। तो इस मॉडल को ही उन्होंने बोला था प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल मतलब कैसा? अपने केक के जैसा। केक का पूरा ब्रेड वाला पार्ट मतलब प्रोटॉन, और उसमें जो हमने उसमें डाले होते हैं ऊपर से सब चीजें, जैसे कि चॉकलेट्स डाले होते हैं, दूसरे टॉपिंग्स डाले होते हैं, तो ये टॉपिंग सब बन जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो दिस वाज थॉमसन्स मॉडल, जिसका नाम था प्लम पुडिंग मॉडल। तो उनको लगा कि एटम का स्ट्रक्चर पुडिंग की तरह सिमिलर होगा, जहाँ पे एक स्पीयर होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पूरी जगह पे फैले हुए होंगे रैंडमली, और बाकी की जितनी भी जगह होंगी इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के वो सब पॉजिटिव चार्ज की जगह होगी। ओके। ओके। तो ये वाटरमेलन और पुडिंग दो एग्जांपल आप दे सकते हो। जो रेड पार्ट है वो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, और जो ब्लैक पार्ट है जो सीड्स है वो है इलेक्ट्रॉन। ओके। तो इसको हम बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। जो आप यहाँ पे नीचे भी देख सकते हो कैसा दिख रहा है, ये सब इलेक्ट्रॉन्स, और बीच में जितनी भी खाली जगह है ये सब पॉजिटिव चार्ज का प्रोटॉन स्पीयर। ओके। और ये पूरा मिल के बनाता है एटम। ओके। तो ऐसा जीजे थॉमसन ने स्टडी किया था, जो कि पता है हमको गलत है, पर फिर भी उसने निकाला है तो हमको पढ़ना तो पड़ेगा ही। ओके। अभी एटम ने जो थॉमसन थॉमसन ने जो एटम का मॉडल प्रपोज किया था उसमें दो मेन चीजें थी। पहली मेन चीज ये थी कि एटम जो है वो पूरा पॉजिटिव चार्ज का स्पीयर होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पॉजिटिव चार्ज के अंदर फ्लोट करते हैं, घूमते हैं। और नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जितना भी होता है एटम के अंदर वो इक्वल होता है मैग्नीट्यूड में, जिसकी वजह से एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बन जाता है, क्योंकि 10 पॉजिटिव 10 नेगेटिव दोनों कैंसिल आउट हो गए, हो जाएगा। सो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इन हिज रेस्ट पोजिशन। पर अगर हम उससे कुछ काम करवाए, उससे कुछ मेहनत करवाए, उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करें, तो इट कैन बी चेंज इट प्रॉपर्टी, एंड इट कैन बी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड कैन परफॉर्म अट्रैक्शन और डिट्रैक्शन। ओके, डिस्ट्रैक्शन। तो ये मॉडल तो था, ये मॉडल फेल हो गया क्योंकि हमको पता है कि ये जो है वो प्रॉपरली एक्सप्लेन कर नहीं पा रहा था प्रॉपर्टीज और मैटर के स्ट्रक्चर में कुछ रिलेशनशिप ला नहीं रहा था, राइट। सो नेक्स्ट जो आता है मॉडल, वो आता है रुदरफोर्ड्स मॉडल। ठीक है, रुदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो रुदरफोर्ड का मॉडल क्या था? रुदरफोर्ड ने बहुत ही इंटरेस्टिंग एक एक्सपेरिमेंट किया था। रुदरफोर्ड का बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है जिसका नाम है गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट। गोल्ड फॉइल के एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एक ऐसी गोल्ड फॉइल थी पतली सी, वो रखी थी, और उस गोल्ड फॉइल के सामने क्या रख दिया था? एक लेजर की लाइट रख दी थी। ठीक है, जिसके अंदर से लाइट गिरती थी, ये लेजर की एक लाइट थी। ठीक है, इसके अंदर से पूरी लाइट के जो रेज है वो पूरे जो हमारी गोल्डन फॉइल है उसके ऊपर जाते थे। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। ओके। तो इसमें इन्होंने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था? गोल्ड फॉइल के ऊपर। तो सामने आपको जो रेक्टेंगल दिख रहा है वो क्या है? वो है गोल्ड फॉइल। तो गोल्ड फॉइल के ऊपर उन्होंने रेज डाले, और फिर उन्होंने पीछे एक स्क्रीन डाली, जिसमें वो जो रिफ्लेक्टेड रेज होते हैं यहाँ से, जो रिफ्लेक्ट होके वापस भी आते हैं, कुछ कुछ, कुछ कुछ चले जाते हैं यहाँ से, देखो इससे कुछ कुछ चले जाते हैं, और कुछ कुछ जो है वो वापस आते हैं। तो उन्होंने क्या किया? पीछे स्क्रीन के ऊपर जो वापस आने वाले रेज है उनको नोट किया। उनको पता है वापस कभी आते हैं, जब रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन कब होता है? रिफ्लेक्शन तभी होता है कि अगर कोई रे कोई चीज से टकरा जाए तो ये रिफ्लेक्शन होगा। अगर एटम के अंदर कुछ ना कुछ चीजें होंगी तो कहीं पर, सॉरी, अगर एटम के अंदर कुछ चीजें होंगी तो कहीं ना कहीं पर तो वो टकराएगा और रिफ्लेक्ट होगा। और अगर एटम पूरा खाली है तो वो टकराएगा ही नहीं, पूरा चला जाएगा रे बाहर। पर कुछ कुछ जगह पे उन्होंने नोटिस किया कि रे बहुत ही अच्छे से टकरा रही है, बहुत ही जोरों से टकरा रही है। कुछ जगह पर वीकली टकरा रही है, और कुछ जगह पर तो टकरा ही नहीं रही है। तो वो सोचने लगे इसका मतलब क्या हो सकता है। तो इसका मतलब उन्होंने ये निकाला कि बीच में जहाँ पे हैवी रिफ्लेक्शन हो रहा था, जहाँ पे बहुत ही प्रॉपर रिफ्लेक्शन हो रहा था, वहां पे क्या था? वहां पे न्यूक्लियस था एक, यानी कि प्रोटॉन्स जो है वो पूरे ग्रुप करके एक साथ न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं न्यूट्रॉन्स के साथ। इसीलिए बीच में जो न्यूक्लियस का भारी पोर्शन था, बीच में न्यूक्लियस जो था एटम के अंदर, वहां से हेवी रिफ्लेक्शन होता, क्योंकि इट वाज वेरी हेवी वेटेड, राइट, क्योंकि लाइट तो बहुत छोटी होती है। ओके। सो उसके हेवी वेट की वजह से वहां पे प्रॉपर रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा था।
जहाँ पे लाइट इलेक्ट्रॉन से टकरा रही थी वहां पे बहुत ही पार्शियल रिफ्लेक्शन दिख रहा था, प्रॉपर रिफ्लेक्शन दिख नहीं रहा था, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स बहुत छोटे होते हैं, उतने से जगह में अगर टकराएंगे तो ऑफकोर्स लाइट रिफ्लेक्शन होगा। और कुछ जगह पे डायरेक्टली पास हो जा रही थी, इसका मतलब उस जगह पे कुछ है ही नहीं, वो स्पेस पूरी एम्प्टी है। तो इससे तीन कंक्लूजन निकले कि जो प्रोटॉन्स है वो पूरा ग्रुप करके सेंटर में रहते हैं एकदम, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो घूमते रहते हैं न्यूक्लियस के बाहर कहीं पर भी जो उनको ऑर्बिट होगा वहां पर। और सबसे थर्ड चीज जो उन्होंने कंक्लूड की इससे कि उस एटम के अंदर खाली स्पेस भी होती है। जैसे थॉमसन के प्लंक पुडिंग मॉडल ने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वाटरमेलन के सीड जैसे, बाकी पूरा रेड पार्ट पूरा पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब उसने तो ये कहा था कि उसके अंदर स्पेस नहीं होती है। पर इन्होंने रुदरफर्ड ने क्या बताया, रुदरफर्ड ने ये बताया कि एटम के अंदर स्पेस भी होती है, क्योंकि कुछ कुछ रेज डायरेक्टली पास हुई है, अगर कुछ ना होता, यानी कि अगर कुछ चीज होती तो ऑफकोर्स टकरा के पीछे आती, पर अगर टकरा के पीछे नहीं आ रही है तो इसका मतलब वहां पे पूरी खाली जगह है। तो इसके तीन कंक्लूजन हुए कि एटम के अंदर खाली जगह भी होती है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज बाहर की तरफ होता है, पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ होता है। ओके, सो ये था रुदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। ओके, जो एक्सपेरिमेंट मैंने बताया वही वहां पे नीचे लिखा हुआ है, तो आप इसको लिख लेना। ओके, मैं थोड़ा सा ऊपर से बता देती हूँ। सबसे पहले उसने गोल्ड फॉइल क्यों सिलेक्ट की, क्योंकि वो बहुत ही थीन लेयर उसकी बना सकता था, विच वॉज 1000 एटम थिक, कितनी थिक थी, और थिक बना सकता था, इसीलिए उसने गोल्ड फॉइल ली। फिर उसने टकराने के लिए, मैंने आपको लाइट रे का एग्जांपल दिया था कि आपको पता होता है कि लाइट रिफ्लेक्शन करती है, पर इसने सच में लाइट यूज नहीं की थी। मैंने आपको जो डायग्राम में लाइट के रेज बताया ना, वो लाइट नहीं थी, वो क्या था, एक अल्फा पार्टिकल था जो रेडिएशन एमिट करता था, तो उन्होंने रेडिएशन को भेजा था, और रेडिएशन के रिफ्लेक्शन जो थे उसको स्टडी किया था, लाइट को मैंने सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया था। ओके, तो उसने रिफ्लेक्शन के लिए किसको यूज किया था, अल्फा चार्ज के डबली चार्ज एटम्स, अल्फा पार्टिकल्स के डबली चार्ज हेलियम आयंस। क्यों ये किया था, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स है तो इसके अंदर से स्ट्रॉन्ग रेडिएशन वेव्स निकलेंगी, दूसरा डबल ही चार्ज है, सो रेज वुड बी गुड। और हीलियम आयन क्यों लिया, दूसरा क्यों नहीं लिया कोई, वाई हीलियम ओनली, बिकॉज सबसे पहले दूसरा कोई मेटल या नॉन मेटल लेते तो वो मेटल गोल्ड के साथ रिएक्ट करता था, वहां पे कोई कंपाउंड फॉर्म होता और हमको प्रॉपर रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दिखने नहीं मिलता, वहां पे एब्जॉर्प्शन हो जाता शायद। हमने हेलियम इसलिए लिया क्योंकि हेलियम नोबल गैस है, नोबल गैस किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो मैम नोबल गैस तो बहुत सारे हैं, फिर हेलियम ही क्यों लिया, क्योंकि हेलियम सबसे छोटा नोबल गैस है, इसका जो वेट है, एटॉमिक वेट है, वो बहुत छोटा है, तो इसको आराम से अपन यूज कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए विदाउट एनी डिफिकल्टी। सो इसीलिए हेलियम के आयंस लिए उन्होंने। ओके, इसमें कुछ डाउट, वाई दे टुक हेलियम आयंस? ओके, और सिंस इनके पास इनका जो मास होता है एटम्स का वो कितना होता है, 4u होता है, तो इसकी वजह से अल्फा पार्टिकल लेने के पीछे क्या मकसद था, अल्फा पार्टिकल लेने के पीछे ये मकसद था कि उसके अंदर से जो पार्टिकल निकलने चाहिए रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के लिए, वो भी इतने ही चार्ज होने चाहिए कि वो इस इनसे टकरा के निकल पाए। ओके, सो उनकी एनर्जी भी अच्छी खासी होनी चाहिए। उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया था कि अल्फा पार्टिकल्स would be deflected by the subatomic particles in the gold atom since the alpha particles were much heavier than the protons. He did not expect to see large deflection. उसको पहले पता नहीं था ना रुदरफोर्ड को, कि उसको उन्होंने क्या कंसिडर किया था, उनको लगा कि ये थॉमसन का जो मॉडल है वैसा ही मॉडल है, तो उनको लगा कि जहाँ पे प्रोटॉन्स है, मतलब ये प्रोटॉन का जो पूरा पार्ट है, वहां पे थोड़ा सा रिफ्लेक्शन देखने मिलेगा, और इलेक्ट्रॉन में तो बहुत ही थोड़ा देखने मिलेगा, क्योंकि अल्फा चार्ज के जो पार्टिकल है उनका वजन बहुत ज्यादा होता है प्रोटॉन से भी और इलेक्ट्रॉन से भी। यस, तो उनको ऐसा लगा कि थोड़ा थोड़ा डिफ्लेक्शन देखने मिलेगा, थोड़ा थोड़ा रिफ्लेक्शन देखने मिलेगा, पर उन्होंने ये नोटिस किया कि जहाँ पे प्रोटॉन्स थे वहां पे बहुत ही बड़ा डिफ्लेक्शन हो रहा था, जहां जहां पे प्रोटॉन्स थे वहां वहां बड़ा डिफ्लेक्शन हो रहा था। इसका मतलब प्रोटॉन अकेला नहीं रहता है, वो पूरा ग्रुप बना के साथ में रहता है, इसलिए हमेशा प्रोटॉन के पास ज्यादा डिफ्लेक्शन होता है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इलेक्ट्रॉन अकेले रहते हैं उनके उनके ऑर्बिट के अंदर। ओके, तो यहाँ पे डायग्राम बताया है कि कैसा एक्सपेरिमेंट उन्होंने एग्जैक्टली किया था। ओके, समझा? अभी उन्होंने क्या क्या यहाँ से किए थे, रिजल्ट क्या नहीं निकाले थे इस एक्सपेरिमेंट से, ऑब्जर्वेशन क्या क्या थे। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन, मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। कुछ कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो कहीं पर नहीं टकराए और पूरे पास हो गए फॉइल से, इसका मतलब कुछ कुछ जगह खाली होती है एटम में। Some alpha particles were deflected by the foil by smaller angles. स्मॉल एंगल से क्यों डिफ्लेक्ट हुए थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, तो जहां जहां इलेक्ट्रॉन से टकराए वहां स्मॉल डिफ्लेक्शन हुआ, स्मॉल डेविएशन हुआ, और जहां जहां प्रोटॉन से टकराए, न्यूक्लियस से टकराए, वहां वहां उससे 12,000 टाइम्स ज्यादा
रिबाउंड यानी कि ज्यादा रिफ्लेक्शन देखने मिला। ओके, तो ये इन वर्ड्स ऑफ रुदरफोर्ड, रुदरफोर्ड ने क्या वर्ड्स दिए थे? दिस रिजल्ट वॉज ऑलमोस्ट एन इनक्रेडिबल, बहुत ही कम अमाउंट के पार्टिकल्स जो है वो उसकी जगह से डिफ्लेक्ट हुए थे। तो इस यानी कि अगर इतना एटम का पूरा लेयर है तो बहुत ही सिलेक्टेड ऐसी जगह थी जहां से पूरा डिफ्लेक्शन देखने मिला था। यानी कि प्रोटॉन्स जो है वो बहुत ही कम जगह ऑक्यूपाई करते हैं एटम के अंदर, वो बहुत सेंटर में है, तो जो ज्यादा रिफ्लेक्शन वाली रेज है वो बहुत ही कम देखने मिली थी, कम रिफ्लेक्शन वाली देखने मिली थी। ओके, अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर सिलेक्टेड, बहुत ही कम अमाउंट, कम साइज के अल्फा पार्टिकल्स को सिलेक्ट किया है जो डिफ्लेक्ट हो सकते हैं 180 डिग्री से, indicating that all the positive charge and the mass of the gold atom were concentrated in very same volume with the atom। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये इंडिकेट ऐसा करता है कि सब पॉजिटिव चार्ज और मास जो है गोल्ड के एटम का वो सब कॉन्सेंट्रेट हो जाए तुम्हारे पास। ओके, विद इन द एटम। इसका मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है वहां पे उतना ही नेगेटिव चार्ज है, जितना पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन अगर 10 है तो नेगेटिव का भी कॉन्सेंट्रेशन 10 होगा। एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन भले ही स्मॉल अमाउंट वॉल्यूम में हो पर वो हमेशा सेम होगा। ओके, पॉजिटिव सिर्फ बीच में होते हैं इसीलिए स्मॉल होगा, और इलेक्ट्रॉन्स होते उतने ही है पर वो बीच में चिपके हुए नहीं होते, वो पूरे में घूम रहे होते फ्रीली। ओके, इस डेटा से उन्होंने ये भी कैलकुलेट किया कि जो रेडियस है न्यूक्लियस का वो है 10⁵ टाइम्स लेस देन द रेडियस ऑफ एटम। इसका मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट किया उससे डिफ्लेक्शन के एंगल्स आए, न्यूक्लियस से टकरा के जो रे डिफ्लेक्ट की, तो हमको पता होता है दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो उन्होंने ये प्रॉपर्टीज यूज करके दिखाला कि जो रेडियस है न्यूक्लियस का वो कितना है, वो 10⁵ टाइम्स स्मॉलर है देन द रेडियस। ये मतलब अगर ये रेडियस ऑफ एटम है बड़ा वाला, ठीक है, तो उसके अंदर इतना छोटा सा होगा न्यूक्लियस। बिकॉज इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? इन दोनों के बीच में है 10,000 का, सॉरी 1 लाख का डिफरेंस, बिकॉज 10⁵ ओके। तो ये 10⁵, अगर ये 1 लाख है इसका रेडियस एटम का, तो इसका सिर्फ 1 होगा। ठीक है, तो इतना डिफरेंस है इसके अंदर कि इतना 10⁵ टाइम्स है। ओके, तो उन्होंने ये मॉडल निकालने के बाद, कौन सा मॉडल था इनका? ये वाला जो उन्होंने गोल्ड फॉइल के एक्सपेरिमेंट से निकाला था। तो उन्होंने ये सब एक्सपेरिमेंट करने के बाद, स्टडी करने के बाद कंक्लूजन में ये क्या फीचर्स निकाले मॉडल के? पॉजिटिव चार्ज इन सेंटर, in nucleus, nearly all the mass of the atom in resides in the nucleus। इसका मतलब प्रोटॉन ऑलरेडी हैवी है, न्यूट्रॉन भी हैवी है, इलेक्ट्रॉन ही सबसे लाइट है, तो इसका मतलब एटम का ज्यादा से ज्यादा पार्ट कहाँ पे होता है, ज्यादा से ज्यादा वेट कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस में। क्योंकि न्यूक्लियस में सेंटर में इतना छोटा सा न्यूक्लियस है, उसके अंदर सब कॉन्सेंट्रेट हुए हैं। तो एटम का जो पूरा मास है वो न्यूक्लियस में है, यानी कि सेंटर में, सेंटर की तरफ ही कॉन्सेंट्रेट हो गया है। नेक्स्ट कंक्लूजन उसने ये निकाला दैट इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के बाहर की तरफ चक्कर लगाते हैं गोल गोल ऑर्बिट्स के अंदर, पाथ्स के अंदर, जैसे हमारे सब प्लैनेट्स लगाते हैं। थोड़ा बात ये है दैट द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ न्यूक्लियस बहुत स्मॉल, तो हमने ऊपर ही देखा 10⁵ टाइम का डिफरेंस है। ओके, अभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि रुदरफोर्ड के मॉडल के ड्रॉबैक क्या थे। तो सबसे पहले तो रुदरफोर्ड ने ये बताया, राइट, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके जो ऊपर ऑर्बिट्स होता है उसके अंदर घूमता है। तो लोगों ने सवाल पूछा कि घूमता है तो कोई भी चीज अगर घूमती हो तो उसको हम बोलते हैं दैट इट इज इन एक्सेलरेटेड मोशन, राइट। और अगर ये एक्सेलरेटेड मोशन है तो इसको बाहर से एनर्जी कहाँ से मिल रही है? अगर पहले से उसके पास एनर्जी थी तो कभी ना कभी तो खत्म होंगी, अगर वो खत्म हुई तो फिर जो दूसरे हमारे पार्ट है, जैसे जैसे कि मतलब एक इलेक्ट्रॉन है जो गोल गोल घूम रहा है, उसकी एनर्जी खत्म हुई तो क्या होगा? कोई भी चीज को अगर हम गोल गोल घुमाते हैं और फिर बंद कर देते तो क्या होता है? या तो वो पूरा बाहर की तरफ फेंका जाता है या तो फिर वो बीच में आके गिर जाता है। तो उन्होंने यही बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खत्म हो गई तो वो बीच में आके न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाएगा, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। तो इसके वजह से क्या होता है, एटम की स्टेबिलिटी अफेक्ट होती है, क्योंकि अगर एटम स्टेबल है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये बात मतलब है एटम एटम स्टेबल होने का, कि वो जो है वो किसी के साथ भी फालतू में रिएक्ट नहीं करता है, उसके अंदर की चीजें नॉर्मल, उसके एक्शंस और उसके जो चीजें होती है वो परफॉर्म करती है। ओके,
क्योंकि अगर कोई भी चीज गोल घूम रही है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन होता है। अगर कोई भी चीज के पास एक्सेलरेशन है, इसका मतलब उसके पास एनर्जी होनी चाहिए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए। और अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लूज हो गई तो वो बीच में आके गिर जाएगा, जिसकी वजह से वो अनस्टेबिलिटी लेके आएगा और एटम अनस्टेबल हो जाएगा। पर हमने रियल वर्ल्ड में उसको स्टेबल देखा है, तो ये उसकी थ्योरी मैच नहीं कर रही, इसकी वजह से उसके मॉडल को दरखास्त यानी कि फेल किया गया। ओके, नेक्स्ट है बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। तो बोहर कौन था? बोहर एक अलग साइंटिस्ट था। नेक्स्ट साइंटिस्ट वाज नील बोहर। तो नील बोहर ने क्या किया? नील बोहर ने और एक अलग कंसेप्ट निकाला और एक अलग मॉडल निकाला। ओके, तो नेक्स्ट हमारा मॉडल है बोहर मॉडल ऑफ एटम। तो बोहर ने क्या किया? नील बोहर था इसका नाम। तो इसने क्या किया? जो रुदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के ऊपर सवाल उठाए गए थे, रुदरफोर्ड के मॉडल के ऊपर जो ऑब्जेक्शन उठाए गए थे, उनको ओवरकम करने के लिए, उनका जवाब देने के लिए उसने खुद का एक दूसरा मॉडल लाया। जो उसके मॉडल के अंदर जो वो आंसर्स नहीं दे पा रहा था, उस आंसर्स को देगा यहाँ पे, और वो जो ऑब्जेक्शंस रेस किए थे उसके मॉडल के ऊपर, उसको ओवरकम करेगा। तो ठीक है, तो नील बोहर ने अपने मॉडल के अंदर सबसे पहले दो चीजें ऐड की। क्या दो चीजें उसने ऐड की अपने मॉडल के अंदर? सबसे पहले उसने ये ऐड की कि कुछ ही ऑर्बिट्स जो है वो अलाउ होते हैं एटम के अंदर। ओनली सर्टन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, जो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स होते हैं इलेक्ट्रॉन के, वही अलाउ किए जाते हैं एटम के अंदर। और सेकेंड, उसने ये रूल बताया कि while revolving in discrete object the electron do not radiate energy। जो चीज के ऊपर से वहां पे सवाल उठे थे, उसने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट ही नहीं करता है। तो एनर्जी रेडिएट ही अगर कोई चीज नहीं कर रहा है तो उसकी एनर्जी खत्म होगी ही नहीं, और खत्म होगी नहीं तो वो किसी के ऊपर जाके गिरेगा नहीं, और गिरेगा नहीं तो अनस्टेबिलिटी नहीं होगी। तो उन्होंने बता दिया कि अगर डिस्क्रीट ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो वो कोई भी प्रकार की एनर्जी को इमिट नहीं करता है। उसने अलग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और एक्सपेरिमेंट्स करके ये कंक्लूजन निकाला कि वो कोई एनर्जी इमिट करता ही नहीं है, वो सिर्फ ऐसे ही रिवॉल्व करता है ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। जैसे अपना अर्थ, अर्थ सन के पास घूमता है तो अर्थ थोड़ी कोई एनर्जी रेडिएट करता है जब वो सन के अराउंड घूमता है। तो वो ऐसे भी हो सकता था अर्थ की भी खत्म हो गई, अर्थ भी सन के ऊपर जाके गिर जाएगा, नहीं। तो यहाँ पे क्यों अर्थ घूमता है सन के पीछे? बिकॉज जस्ट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे भी सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये गोल गोल घूमता रहता है, ये कोई प्रकार की एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। तो इसके वजह से अनस्टेबिलिटी का कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया। तो सबसे पहले इसने ये बताया कि डिस्क्रीट ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं जो कि एटम के अंदर अलग होते हैं। और दूसरी बात उसने ये बताई कि इलेक्ट्रॉन्स घूमते टाइम एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं। ये वाला था इनका मॉडल, जिसमें उन्होंने बताया था सेंटर में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आसपास ऐसे होते हैं गोल गोल शेल्स, और हर शेल के अंदर कुछ कुछ अमाउंट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब फिक्स अमाउंट है कि ये शेल में दो चाहिए। जैसे कि फर्स्ट शेल जो है, यहाँ पे बस दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फिर जो सेकंड शेल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो उन्होंने पहले से ही नंबर फिक्स कर लिया है कि कौन से शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और फिर उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ओके, सो ऐसे शेल्स के जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो भी फिक्स्ड है, तो उसमें उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, वो रिवॉल्व करेंगे, कोई भी प्रकार की एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे। शेल का नाम भी उन्होंने रख दिया, सबसे पहले न्यूक्लियस, फिर न्यूक्लियस की जो ऊपर एग्जैक्टली शेल आती है सबसे अंदर वाली छोटी वाली, उसका नाम है के शेल, उसके ऊपर L M N। सो शेल का नाम कैसे स्टार्ट होता है? KLMNOP, जहां तक हमारे आएंगे नंबर एटॉमिक तक, वहां तक। ओके, तो ऐसे नाम है उनके KLMNOP, या तो फिर उसको अगर नाम नहीं देना है आपको तो नंबर दे सकते हो फ्रॉम 1। ओके, तो ये था बोहर का मॉडल। जो फिलहाल अभी चलता है बेसिक कंसेप्ट के लिए, वो है बोहर का मॉडल। हायर क्लासेस में आपको और एक मॉडल देखने मिलेगा जो इससे भी एडवांस मॉडल होगा, पर अभी ये देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये हो गया एटम के बारे में। एटम के अंदर दो चीजें थी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सॉरी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, एक था पॉजिटिव एक था नेगेटिव। दोनों के चार्ज इक्वल है, दोनों का मास अलग है, चार्ज इक्वल की वजह से कैंसिल कैंसिल आउट होकर उन्हें बन जाता है न्यूट्रल। तीनों साइंटिस्ट के मॉडल देखे, थॉमसन का देखा, रदरफोर्ड का देखा, बोहर का देखा। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर। ओके, अभी आता है सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर जो कि है न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? तो एक और साइंटिस्ट है जिसका नाम था जे चैडविक। तो जे चैडविक ने क्या किया, उनके एक्सपेरिमेंट के दौरान ये बात निकाली कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के और एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जिसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता है, जिसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता है।
और उसका मास प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, उसका मास प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, और वो भी न्यूक्लियस के अंदर ही रहता है प्रोटॉन्स के साथ। जैसे प्रोटॉन्स ग्रुप बना के न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, वैसे न्यूट्रॉन्स भी न्यूक्लियस के अंदर ही रहता है। और उसका नाम उन्होंने रख दिया न्यूट्रॉन्स। क्या रखा उसका नाम? न्यूट्रॉन्स। तो एक दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल है न्यूट्रॉन। तो टोटल हमारे एटम के अंदर तीन सब एटम और एटॉमिक पार्टिकल हो गए, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर रिवॉल्व करते रहते हैं। ओके। सिर्फ हाइड्रोजन के अंदर कोई भी प्रकार का न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन के अंदर कोई भी प्रकार का न्यूट्रॉन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 1। तो उसके अंदर सिर्फ 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन ही होता है, उसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता है। ओके। तो ये बात याद रखनी है, हाइड्रोजन को छोड़ के हर एक के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तीनों होते हैं। सिर्फ हाइड्रोजन के अंदर ही बस एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। जितना एटॉमिक नंबर चीज इसका इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे हीलियम का 2 है, तो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन होंगे और 2 न्यूट्रॉन होंगे। फिर लिथियम का 3 3 3 हो गए तीनों, फिर 4 4 4 5 5 5। तो जितना एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन्स और उतने ही प्रोटॉन्स। ओके। द मास ऑफ द एटम इज देयरफॉर गिवन बाय द सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। इसका मतलब अगर आपको कोई बोलता है कि एटम का मास फाइंड करो, तो आप कैसे करोगे एटम का मास फाइंड? तो एटम का मास ऑफ एटम क्या होगा? मास ऑफ एटम इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। अभी आप बोलोगे मैडम इलेक्ट्रॉन का मास क्यों नहीं लिया? इलेक्ट्रॉन भी तो होते हैं इसके अंदर। इलेक्ट्रॉन का मास इसीलिए नहीं लिया क्योंकि हमने पीछे ही देखा था कि कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही ज्यादा निग्लिजिबल होता है। तो उसको कंसिडर करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इट इज 2000 टाइम्स स्मॉलर। इसलिए हम उसको निग्लिजिबल कंसिडर करते हैं और एटम का नॉर्मल मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास की एडिशन के बराबर ही लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का भी होता है पर वो बहुत ही निग्लिजिबल होता है। तो इलेक्ट्रॉन का मास निग्लिजिबल होने की वजह से उसको हम क्या कंसिडर कर लेते हैं? 0 कंसिडर कर लेते हैं, ताकि हमारी कैलकुलेशन ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो। वरना इलेक्ट्रॉन का भी मास हम ले सकते हैं, पर बेसिक क्लास में, बेसिक लेवल पे वी विल टेक इट एज निग्लिजिबल। सो मास ऑफ एटम इज इक्वल टू सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके। अभी नेक्स्ट चीज, हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स और शेल्स? इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं अलग अलग ऑर्बिट्स में और अलग अलग शेल्स में? तो मैंने आपको पहले ही बोला, नंबर ऑफ ऑर्बिट जो है उसके ऊपर से हम डिसाइड करते हैं कि कितना किसमें हो सकता है। जैसे कि ऑर्बिट कहाँ से होती है? 1 से शुरू होती है, राइट? 1, फिर नेक्स्ट होती है सेकेंड ऑर्बिट, फिर होती है थर्ड ऑर्बिट। तो हम एक के बाद एक देखेंगे कि कितने ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स बैठ सकते हैं, ये रूल है। ओके। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बैठ सकते हैं ऑर्बिट में? 2n²। कितने? 2n²। n में हम लेंगे नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। तो अभी हम कंसिडर करते हैं पहला ऑर्बिट। तो अगर पहला ऑर्बिट हम कंसिडर करें तो हमको लेना पड़ेगा 2 × 1 का स्क्वायर, यानी कि 2 × 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू अगेन 2। यानी कि पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आराम से बैठ सकते हैं, बस उतनी ही जगह है उसके पास। फिर बात करते हैं दूसरे शेल की। दूसरे शेल में आएगा 2 × 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4। 4 2 इज 8। तो दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बैठ सकते हैं? दूसरे शेल में बैठ सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। तीसरे शेल में बैठ सकते हैं 18, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। फोर्थ शेल में 32। ऐसे इनकी कैपेसिटी दी गई है, उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए उसके अंदर। ओके, गॉट इट? सो हर एक शेल की अलग अलग कैपेसिटी होती है। फर्स्ट की 2 होती है, सेकेंड की 8 होती है, ओके। थर्ड की होती है 18, फोर्थ की होती है 32, एंड सो ऑन। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एकोमोडेड इन गिवन अनलेस द इनर शेल्स आर फिल्ड। यानी कि अगर अंदर का शेल पूरा भरा हुआ नहीं है, जैसे कि मैं आपको ये एटम बताती हूँ, ठीक है। तो अगर अंदर का शेल भरा हुआ नहीं है तो हम बाहर का शेल नहीं भर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? अंदर वाला शेल है, इसकी कैपेसिटी 2 की है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि इसमें एक ही रखा और फिर बाहर 3 रख दिया। अगर 4 है टोटल, टोटल मेरे पास 4, तो ऐसा नहीं चलेगा कि अंदर एक ही रखा और बाहर 3 रखे, नहीं।
ऐसा नहीं चलता है। जब तक आप अंदर का शेल पूरा नहीं भरते हो तो आप बाहर के शेल में इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो। अगर 4 है तो अंदर 2 भरो, फिर कितने बचेंगे? 2, फिर वो नेक्स्ट में डालो। जैसे कि अगर 20 है तो अंदर 2 डालो, फिर बचेंगे 18, फिर नेक्स्ट में 8 डालो, फिर बचेंगे 10, फिर थर्ड में 10 डाल दो। मतलब ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जब तक बाहर की शेल नहीं भरती है तब तक आप आगे की शेल फिल बिल्कुल नहीं कर सकते। ओके। सो ये था कि कितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन से शेल में आ सकते हैं। अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा वैलेंसी। वैलेंसी का क्या मतलब होता है? वैलेंसी मतलब कोई भी एलिमेंट या कोई भी एटम जो होता है, जैसे कि हाइड्रोजन, हेलियम, लिथियम, ये सब एटम्स यार एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट के आउटर शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसकी वैलेंसी को डिसाइड करते हैं। इसका मतलब हाइड्रोजन जो है उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी पहली शेल या आखिरी शेल होंगी, तो उसके पहले शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है? 1 है। ठीक है। तो वैलेंसी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि उसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। वैलेंसी का मतलब ये भी होता है कि टोटल उसकी कैपेसिटी भरने से कितने कम है या कितने ज्यादा है उससे। जैसे कि आउटर शेल में हमेशा हमारे मैक्सिमम कैपेसिटी जो है आउटर शेल की वो कितनी होनी चाहिए? वो 8 होनी चाहिए। हर एक आउटर शेल की कैपेसिटी 8 होनी चाहिए, ठीक है। तो 8 से कम या उससे ज्यादा तो उसको हम बोलते हैं वैलेंसी। जैसे कि लिथियम, हम लेते हैं बेरिलियम का एग्जांपल, ठीक है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4। बेरिलियम बीई, ठीक है। बेरिलियम का सिंबल है बीई। बीई। और इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 4। 4 है। शेल फिल करने की बारी आई। पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। कितने बचे फिर 4 में से? 2 बचे। तो नेक्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, ठीक है। पर हमने तो पीछे देखा था कि जो सेकेंड शेल है उसकी टोटल कैपेसिटी जो है, मतलब हर एक शेल के आउटर शेल जो होता है हर एक एटम का, उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है? 8 होती है। आउटर शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 8 होती है, ठीक है। तो अगर इसकी कैपेसिटी 8 है मैक्सिमम, तो इसके अंदर कितने हैं? 2 ही है। मतलब कितने कम है? 6 कम है। तो अभी मुझे आप ही बोलो कि किसी भी चीज में से 6 को डालना इजी होता है या 2 को निकालना इजी होता है? 6 को डालने में कितनी सारी एनर्जी लगेगी, 2 को निकालने में कम एनर्जी लगेगी। तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी है 2। कितनी है इसकी वैलेंसी? 2। क्योंकि इसके पास 2 एक्स्ट्रा चीजें, एक्स्ट्रा जितनी भी चीजें होती है या कम जितनी चीजें होती है वो होती है वैलेंसी। तो इसकी वैलेंसी हो गई 2। अभी आप एग्जांपल लो सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? यस, 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो उसके पहले शेल में जाएंगे 2। पहले शेल में कितने जाएंगे? 2, तो बचे 9। राइट। तो नेक्स्ट शेल में जाएंगे 8, क्योंकि नेक्स्ट की कैपेसिटी तो 8 की होती है। तो 8 और 2 हो गए 10। बचा 1 मेरे पास, तो मैं लास्ट शेल में 1 डाल दूंगी। पर मुझे लास्ट शेल में हमेशा मैक्सिमम, लास्ट शेल में कितने चाहिए? मैक्सिमम 5 चाहिए, ठीक है। सॉरी 8 चाहिए। आई एम वेरी सॉरी। मैक्सिमम लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हमेशा चाहिए होते हैं उसको स्टेबल करवाने के लिए। स्टेबल करवाने के लिए 8 चाहिए होते हैं, राइट। तो अगर 8 में से मेरे पास एक ही है तो मुझे 7 डालना इजी होगा या एक निकालना इजी होगा? ऑफ कोर्स एक निकालना इजी होगा। तो सोडियम की जो वैलेंसी है वो हो जाती है 1। कितनी हो जाती है सोडियम की वैलेंसी? 1। इसका मतलब जितने कम या जितने ज्यादा है वो उसकी वैलेंसी को डिफाइन करते हैं। अभी नेक्स्ट मैं आपको एग्जांपल इसका दे सकती हूँ। कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन नहीं, ओके। ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है। ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, ठीक है। तो 8 के मतलब पहले शेल में हम डालेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। राइट। पहले शेल में कितने जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने बचे फिर? 8 में से 2 गए तो, 8 में से 2 गए तो 6 बचे। तो दूसरे शेल में जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम कितने चाहिए लास्ट शेल में? 8 चाहिए। तो अभी आप मुझे बोलो 8, 6 को निकालना इजी है या 2 को डालना इजी है? ऑफ कोर्स 2 को डालना इजी है। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी हो जाएंगी +2, क्योंकि हमको 2 प्लस करने हैं, 2 बढ़ाने हैं। तो इसकी क्या हो जाएंगी? 2।
2 अपन नॉर्मली बोल सकते हैं, प्लस की जरूरत नहीं है हमको, ठीक है। सो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो जाएंगी, ऑक्सीजन की हो जाएंगी 2। तो आपको एटॉमिक नंबर सबके पता होने चाहिए, तो ये आप ये सब निकाल सकते हो। अगर आपको एटॉमिक नंबर पता नहीं तो कुछ फायदा नहीं है। सो फर्स्ट यू हैव टू मेमोराइज द पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। देन उसके बाद क्या आता है? यस, यू हैव टू लर्न इट। Hydrogen is 1, helium is 2, lithium, beryllium, boron 2, 3, 4, 5, carbon 6, nitrogen 7, oxygen 8, fluorine 9. Okay, so you have to learn it up to 20 because 20 से आगे आपको काम नहीं आता है. Okay, so hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. Neon is 10, which is noble gas again. Then again 11 से start होगा. Sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, and argon. Argon is again what? It is again inert gas. Okay, so ये फिर से inert आ गया, तो ये मतलब फिर से नॉन रिएक्टिव है. सो हेलियम, नियॉन, अर्गोन ये सब हो गए नॉन रिएक्टिव. फ्लोरीन, क्लोरीन ये सब हो गए हेलोजेंस. ओके, सो दिस वे यू हैव टू मेमोराइज इट विच इज गिवन हियर. ओके, आपको यहाँ पे दिया हुआ है सब नंबर के साथ, और सबके कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसको देख के आप वैलेंसी बता सकते हो. जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, हाइड्रोजन की 1 है, हेलियम की कुछ है ही नहीं ना वैलेंसी, क्योंकि उसके लास्ट शेल में 2 चाहिए थे, 2 तो मिल गए उसको, तो यहाँ पे कुछ आएंगी नहीं इसकी वैलेंसी. लिथियम की फिर से 1, बेरिलियम की 2, बोरॉन की 3, कार्बन की 4. अभी मुझे बताओ नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या आएंगी. देखो नाइट्रोजन के लास्ट शेल में कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5. लास्ट शेल में चाहिए कितने, 8. तो मुझे बताओ 8 में से 5 को निकालना इजी है या 3 को डालना इजी है? ऑफ कोर्स 3 को डालना इजी है, तो नाइट्रोजन की 3 हो जाएंगी. फिर ऑक्सीजन की वैसे ही 2, फ्लोरीन की 1, और नियॉन की फिर से 0, क्योंकि वो तो ऑलरेडी इनर्ट गैस है, वो फिर स्टेबल है ऑलरेडी. फिर यहाँ पे सोडियम की फिर से 1, मैग्नीशियम की 2, एल्यूमिनियम की 3, सिलिकॉन की 4. अभी नेक्स्ट फॉस्फोरस पे आते हैं, तो उसका फिर से 3 हो जाएगा, क्योंकि उसमें 5 है, तो उसमें 3 डालना ज्यादा इजी है. फिर से इसकी 2, फिर इसकी 1, फिर इसकी 0. तो ये सब होती है वैलेंसी. तो वैलेंसी कैसे निकालनी है समझ गया. लास्ट शेल में होने चाहिए 8, तो 8 में से जितने कम है, या फिर 4 से कम है, मतलब जितने ज्यादा है वो हमको निकालने हैं या डालने हैं, सोचने का, और उतनी वैलेंसी लिखने की. वैलेंसी 1 2 3 4, +1 2 3 4 और -1 2 3 4 इतनी ही होती है, और बीच में एक आता है 0, जो सब इनर्ट गैसेस की 0 होती है. इसीलिए हमने हेलियम को चूज किया था हमारे वो वाले एक्सपेरिमेंट में, अल्फा पार्टिकल वाले रुदरफोर्ड के. क्यों? क्योंकि हेलियम एक इनर्ट गैस है जो कि स्टेबल है, जिसका मास कम है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि वो ऑलरेडी फुलफिल है. तो इसके वजह से ये हमने चूज किया था. ओके, तो वैलेंसी का कंसेप्ट समझ गया. कोई भी शेल के लास्ट शेल जो होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ नहीं, कोई भी एटम का लास्ट शेल, उसमें लास्ट शेल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उसको स्टेबल बनाने के लिए. तो उसमें कितने कम कितने ज्यादा है, उसके हिसाब से हम बैलेंस देंगे. जैसे फोर्थ फिफ्थ सिक्स शेल आता है ना, क्योंकि सेकंड और थर्ड की कैपेसिटी 8 की है, सेकंड और थर्ड की. फोर्थ के फिर अलग है, पर फोर्थ वाले एलिमेंट्स बहुत बड़े हैं, वो हमको अभी काम आएंगे नहीं, तो हम अभी उसका कुछ सोचेंगे नहीं. ओके, हम सिर्फ अभी सोचेंगे सेकंड थर्ड. और फर्स्ट की तो हमको पता है, फर्स्ट की कैपेसिटी कितने की है, 2 की है कैपेसिटी. ओके, तो देखो यहाँ पे ये पूरा चार्ट दिया है, आपका काम है ये पूरा चार्ट लर्न करना. देखो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सिर्फ यहाँ पे न्यूट्रॉन नहीं है, बाकी उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स, उतने ही न्यूट्रॉन्स, जितना एटॉमिक नंबर. और फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन दिए गए हैं यहाँ पे, जो मैंने आपको सिखा दिया है. पहले शेल में 2 डालने के, जितने बचे वो दूसरे शेल में डालने के. दूसरे शेल में मैक्सिमम 8 तक जा सकता है, फिर 8 तक डालने के, फिर जितने बचे वो तीसरे शेल में डालने के. ठीक है, और यहाँ पे वैलेंसी दी हुई है. अभी ये जो फॉस्फोरस है, इसकी वैलेंसी 2 क्यों लिखी है, 3 और 5? क्योंकि देखो ऊपर हमने चार्ट में अभी देखा, फॉस्फोरस मतलब ये वाला एलिमेंट यहाँ पे जो दिया हुआ है, राइट. तो फॉस्फोरस मतलब अगर ये वाला एलिमेंट है, देखो ये वाला फॉस्फोरस है ये, तो इसके देखो इसके लास्ट शेल में 5 है, तो इनके पास 2 ऑप्शन है, ये 5 को निकाल भी सकते हैं, ये 3 को डाल भी सकते हैं. इसलिए इन्होंने इसकी वैलेंसी दोनों लिख दिए, 5 और 3, क्योंकि ये जो कंपाउंड बनाता है ना, तब इसके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो इसके 5 दे दे वो, या तो उससे 3 ले ले. इसलिए उसके पास 2 वैलेंसी दी है, 3 और 5. ओके,
तो ये आपको 20 नंबर है अर्गॉन, यहाँ तक आपको सब लर्न करना है। ओके, तो ये वैलेंसी वाले कंसेप्ट में कुछ भी डाउट? वैलेंसी वाला फंडा समझा, वैलेंसी कैसे निकालते हैं? तो ये फर्स्ट वीडियो हमारा। सेकेंड वीडियो में मैं आगे स्टार्ट करूंगी एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर का कंसेप्ट। ओके।